कि सच्चे प्यार की कीमत तुम क्या जानो एन ग्रेगरी। अभी में भी आपको ये पोएम उतना रिलेटेबल ना लगे, बट फ्यूचर में आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे और आपको लगेगा कि यार यीट्स जो है ना बिल्कुल सही समझा रहा था एन ग्रेगरी को। और यहां से आप ये समझ सकते हो कि सिर्फ इस लेडी को नहीं, ये आप सबको समझाया जा रहा है। हेलो माय अमेजिंग जेनजीज एंड माय लवली स्टूडेंट्स, welcome to Science and Fun. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing fine. आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं another amazing poem of your syllabus जिसका नाम है For Anne Gregory. Now this poem is written by W.B. Yeats. तो फटाफट से कमेंट्स में आप लोग पोएट का नाम लिख लो, आपको याद रहेगा, वन गो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नाम आप नहीं भूलोगे, ठीक है। फटाफट से शाउट आउट दे देते हैं हम पोएट को। एंड लिटरेरी वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो W.B. Yeats बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। बहुत अमेजिंग इनका वर्क है एंड अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इनकी बहुत सारी अलग अलग पोएम्स पढ़ सकते हो। अब अगर स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो की बात करूं तो यहाँ पर मैं आज कवर करूंगी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड हम लोग आगे करेंगे पोएटिक डिवाइसेस अलॉन्ग विद सम PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे, जिसमें आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस पोएम से स्पेसिफिकली एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादा से ज्यादा, राइट। तो 3 या 4 मार्क्स के आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देख रहे हो। अब अगर मैं आपको इस पोएम को एक शॉर्ट वे में समझाऊं तो ये जो पोएम है ना, इट इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन हमारे पोएट एंड एन ग्रेगरी, राइट। पोएट है हमारे W.B. Yeats और एन ग्रेगरी इज अ यंग गर्ल, जिन दोनों के बीच में ये पूरी कॉन्वर्सेशन है। बहुत छोटी पोएम है, बहुत ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, 3 स्टैंजाज में पूरी पोएम कवर है। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट जो है ही ट्राइज टू एक्सप्लेन इन अ वे कि भाई ट्रू लव होता क्या है और कैसे अगर कोई सैड है आपके रिजेक्शन से, इट डजंट मीन कि बहुत ज्यादा उसको फील हुआ है, वो सिर्फ इस बात से दुखी है कि भाई एक गुड लुकिंग गर्ल उसको नहीं मिल पाई है। एन ग्रेगरी को एक तरह से देखा जाए तो वो ये समझा रहे हैं कि सच्चे प्यार की कीमत तुम क्या जानो एन ग्रेगरी, राइट। तो कुछ ऐसा हमें फील आएगा इस पूरी पोएम को पढ़कर, आपको लगेगा कि पोएट जो है वो हमें ट्रू लव की डेफिनेशन दे रहे हैं, लव गुरु बनकर हमें समझा रहे हैं, आई थिंक जिसकी सबको बहुत ज्यादा नीड है। अभी में भी आपको ये पोएम उतना रिलेटेबल ना लगे, बट फ्यूचर में आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे और आपको लगेगा कि यार यीट्स जो है ना बिल्कुल सही समझा रहा था एन ग्रेगरी को। और यहां से आप ये समझ सकते हो कि सिर्फ इस लेडी को नहीं, ये आप सबको समझाया जा रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, इस पोएम से हमें काफी अच्छी चीजें सीखने मिलती हैं। सबसे पहला तो भाई कि बहुत ज्यादा शैलोनेस में आजकल लोग डिफाइन करते हैं ट्रू लव को, तो ट्रू लव की डेफिनेशन तो यहाँ से आई एम श्योर आपको मिल जाएगी। आई मीन इस वीडियो को देखने के बाद लव के मामले में आप भटकोगे नहीं, क्लियर। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये जो पोएम है इट इज गोइंग टू बी इन अ कॉन्वर्सेशनल स्टाइल। तो ये पूरी पोएम आप देखोगे यीट्स और यंग गर्ल नेम्ड एन ग्रेगरी, इन दोनों के बीच की एक कॉन्वर्सेशन है, जिसमें यीट्स क्या कर रहे हैं, वो एक बहुत ही कीमती लेसन दे रहे हैं एन को। और क्या समझा रहे हैं, सजेस्टिंग दैट इफ अ यंग बॉय फील्स सैड, कि भाई अगर कोई यंग बॉय बुरा मान जाता है, वो डिस्पेयर में है ड्यू टू हर रिजेक्शन, तुम्हारे रिजेक्शन की वजह से, इट माइट नॉट सिग्निफाई ट्रू लव। तो ये मत सोचना कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता था इसीलिए वो इतना दुखी है, मैंने उसे मना कर दिया है, ये सब नहीं सोचना, बिकॉज एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। द बॉय कुड हैव बीन ड्रॉन टू हर merely फॉर हर ब्यूटिफुल येलो हेयर। हो सकता है वो लड़का सिर्फ तुम्हारे सुंदर बालों के लिए, तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस के लिए तुम्हारी तरफ आया था और वो सिर्फ इसी बात से दुखी है कि अरे यार इतनी सुंदर लड़की ने मुझे मना कर दिया। Okay, emphasizing the potential shallowness of attraction based on physical appearance. अब ये सब कहकर Yeats प्रूव क्या करना चाहते हैं, वो कोई चांस देख रहे हैं क्या अपना, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या डिफाइन कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे से हाईलाइट कर रहे हैं। एम्फसाइज करने का मतलब होता है ही स्ट्रेसिंग अपॉन, वो स्ट्रेस डाल रहे हैं किस बात पर, कि भाई आज की दुनिया की अगर बात की जाए तो शैलोनेस होता है अट्रैक्शन में और कुछ नहीं। ट्रू लव क्या है, ट्रू लव की डेफिनेशन यीट्स देते हैं कि भाई ट्रू लव वही है जो इनर ब्यूटी को ज्यादा प्रेफरेंस दे। इट डजंट मैटर आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, आपके येलो हेयर है, आपके रेड हेयर है, आपके ब्लैक हेयर है, ग्रे हेयर है, इट डजंट मैटर एट ऑल। ट्रेंडी है कि नहीं है, ये कुछ मैटर नहीं करता। ट्रू लव जो है, यू नो, इट टॉक्स अबाउट इनर ब्यूटी, दैट इज इट, क्लियर। Yeats believes that, Yeats क्या मान के चलते कि एक जेन्युइन लवर तो भाई वही होगा जो आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी से ज्यादा आपकी इनर क्वालिटीज को पसंद करेगा।
समझ गए? और ये टारगेट मैं किसी स्पेसिफिक लड़के को या लड़की को बिल्कुल भी नहीं कर रही हूं, एक जनरल वे में हमें ईट्स ने ट्रू लव की डेफिनेशन दी है, राइट? इसके बाद अब आप सेकंड स्टैंजा जब देखोगे तो ये सब सुनकर एन भी रिप्लाई करती है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये पूरी पोएम में आपको आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे, ठीक है? आर्ग्यूमेंटेटिव थोड़ा सा टोन है हमारे पोएट का, जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है, नॉट एग्जैक्टली पोएट का, बट देन जो कैरेक्टर्स के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है। अब आप देखोगे एन, जब मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी, तो एन जो है अपने तर्क रखती है, तर्क आप समझते हो, पॉइंट्स रखती है कि अच्छा अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगी। शी एक्सप्रेसेस अ विलिंगनेस टू चेंज हर अपीयरेंस, ठीक है? अगर आपको लगता है कि मेरे येलो हेयर की वजह से वो मुझे मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ठीक है भाई, मैं क्या करूंगी, आई चेंज माय अपीयरेंस, इंडिकेटिंग अ डिजायर टू शिफ्ट द फोकस अवे फ्रॉम हर लुक्स। वो बिलीव इस बात पर करती है कि एक्सटर्नल ब्यूटी मैटर नहीं करती, सो शी सेज कि ठीक है अगर ऐसा है तो भाई आई चेंज माय कलर एंड आई सी कि कौन इनर ब्यूटी को वेटेज ज्यादा देता है, राइट? टू फोकस अवे फ्रॉम हर लुक्स टू डिस्कवर ऑथेंटिक लव, ताकि वो अपने रियल लव को ढूंढ सके, उसके लिए वो अपने येलो हेयर को भी कलर करने को रेडी है। ईट्स देन शेयर्स एन इनसाइट ही गेन्ड फ्रॉम अ रिलीजियस फिगर, लेकिन ईट्स यहां पर फिर से एक पॉइंट और रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ थर्ड स्टैंजा। वो अपने एक इंसाइट शेयर करते हैं, एक इंसिडेंट शेयर करते हैं, अपना एक ओपिनियन शेयर करते हैं कि भाई रिसेंटली एक रिलीजियस फिगर ने उन्हें बताया था, पिछली रात की ही बात है, येस्टर नाइट वर्ड यूज किया है पोएट ने, पिछली रात की ही बात है भाई, एक रिलीजियस पर्सन, एक संत आदमी ने मुझे कहा था कि भाई गॉड जो है ना, सिर्फ गॉड ही है जो किसी इंसान को उसकी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करेगा, बस, और इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो जो बच्चे ये सोच रहे थे कि हाँ आज हमें पता चल जाएगा इस वीडियो के थ्रू कि सच्चा प्यार हमें कहाँ ढूंढना है, तो उनके लिए देखो यहीं पे फुल स्टॉप हो गया, कहीं नहीं ढूंढना है, कहीं नहीं मिलेगा ऐसे, ठीक है? मैं होपलेस नहीं हो रही हूँ बिल्कुल भी, या मैं आपको किसी भी तरह के पेसिमिज्म में नहीं डाल रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि भाई गॉड इज द वन जो इंडिविजुअल को उसके ओरिजिनल सेल्फ के लिए ही प्यार करता है। दिस इंप्लाइज, और इसका क्लियर मतलब क्या है, दैट डिवाइन लव ट्रांसेंड सुपरफिशियल एट्रीब्यूट्स, कि भाई ये जो डिवाइन लव है ये हर तरह के सुपरफिशियल लव से ऊपर है। सुपरफिशियल का मतलब होता है सरफेस लेवल पर, बस एक दिखावे वाला प्यार। तो ये स्पिरिचुअल लव, ये डिवाइन लव सबसे ऊपर आता है। एम्फसाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इनर ब्यूटी, जो फर्दर स्ट्रेस डालता है कि भाई इनर ब्यूटी की पावर ज्यादा है, हायर पावर है किसमें, इनर ब्यूटी। ये आप समझ जाओ, इस पूरी पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है आपके सामने। ऑलराइट, सो नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर एयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो देखो अभी तो आपको सेंट्रल आइडिया मिल चुका है, तो आपको समझ में तो आ गया है कि पोएट क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पोएट यहाँ पर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कभी भी कोई भी आदमी अगर दुख में चला गया है, डिस्पेयर इज सैडनेस, राइट, कि अगर कोई बहुत दुखी हो गया है, तुम ये मत सोचना कि वो तुम्हारी इनर ब्यूटी को लेकर ज्यादा वरिड है, राइट? तुम बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये चीज मत लाना। और वो क्यों अट्रैक्टेड है, वो सिर्फ आपकी फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्टेड है। और फिजिकल ब्यूटी यहाँ पर स्पेसिफिकली कहाँ टारगेट किया, देखो क्या बोला है कि आपके जो ये ग्रेट हनी कलर्ड, नाउ हनी कलर्ड यहाँ पर बोला है हर ब्लॉन्ड हेयर, किसकी बात हो रही है, एन ग्रेगरी के ब्लॉन्ड हेयर की बात हो रही है, येलो कलर के जो बाल है उनकी बात हो रही है कि भाई ये तुम्हारे जो सुंदर से बाल है इसे देखकर, बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेयर को लेकर कोई ऐसे अट्रैक्ट होगा, इट्स जस्ट दैट वो फिजिकल ब्यूटी की बात हो रही है, यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है, विच आर प्रोटेक्टिंग योर हेयर। तो रैम्पार्ट्स क्या होता है, देखो रैम्पार्ट्स बेसिकली अगर आपने देखा हो इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर, कोई मॉन्यूमेंट, फोर्ट बेसिकली किला, राइट, तो आप देखोगे कि उसमें इस तरह से वॉल्स लगे होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कासल के चारों तरफ या किसी फोर्ट के चारों तरफ ऐसे वॉल्स लगे रहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन, राइट, एनिमीज से बचाने के लिए ऐसे फोर्ट लगे रहते हैं। तो यहां पर पोएट क्या कर रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं इन वॉल्स को एन ग्रेगरी के ब्लॉन्ड हेयर के साथ कि भाई वो भी क्या कर रहे हैं, उसके एयर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट, क्लियर। रैम्पार्ट्स यहां पर बोला गया है वॉल, लेकिन पोएट ने एक तरह से कंपेयर किया। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस यूज है, जल्दी से कमेंट्स में बता दो कौन सा पोएटिक डिवाइस है। लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। और क्लियरली पोएट कहते हैं कि भाई
आपको ये बात समझनी होगी कि जो भी तुमसे प्यार करे वो तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए करे, तुम्हारे येलो हेयर के लिए नहीं। तो अपने दिमाग में ये बात मत लाना कि अगर तुम्हारे रिजेक्शन की वजह से तुम्हें लगता है कि कोई सैड है तो वो इस बात से सैड बिल्कुल भी नहीं है, वो ट्रू लव बिल्कुल भी नहीं है, जब तक कोई तुम्हारी इनर ब्यूटी को प्रेफरेंस नहीं देता है। एक बार जल्दी से हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। In this poem, the poet engages in a conversation with a girl named Anne Gregory. ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। कॉन्वर्सेशन चल रही है एक लेडी के साथ, एक गर्ल के साथ, एन ग्रेगरी। He tells her that if she rejects a young man, वो क्या बताते हैं एन ग्रेगरी को कि भाई अगर वो किसी यंग मैन को रिजेक्ट कर देती है और वो सैड हो जाता है, डिसहार्टन्ड का मतलब है कि अगर वो सैड हो जाता है, इट डजंट नेसेसरली इंडिकेट ट्रू लव। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सच्चा प्यार करता है इसलिए देवदास बन चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दो। द पोएट सजेस्ट्स दैट द यंग मैन माइट हैव बीन कैप्टिवेटेड बाय हर ब्यूटीफुल हेयर। पोएट कहते हैं हो सकता है वो आदमी तुम्हारे सुंदर बालों को लेकर अट्रैक्ट हो गया हो, ठीक है। कैप्टिवेट का मतलब होता है अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड बाय हर ब्यूटीफुल हेयर रादर दैन अ जेन्युइन अफेक्शन फॉर हर। ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ही तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं होगा। द गर्ल possesses exceptionally lovely hair that fall on her ears, resembling a protective boundary like that of a fort। और यहाँ से पोएट क्या फर्दर उन्होंने जैसे ही कंपेयर किया रैम्पार्ट्स ऑफ योर एयर वाला बात बोला ना उन्होंने, तो इसका मतलब क्या है कि गर्ल के जो सुंदर से बाल हैं वो एक तरह से एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रहे हैं, जैसे रैम्पार्ट्स होते हैं जो मेन कासल को प्रोटेक्ट करते हैं। द पोएट इज हाईलाइटिंग, अब ये सब बोलने से देखो ऐसा नहीं है कि ये हर किसी पर फिट होता है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन पोएट एक सिंपल से फैक्ट पर बात कर रहे हैं और वो क्या स्ट्रेस डालते हैं कि भाई अ कॉमन रियलिटी फेस्ड बाय मेनी ड्यूरिंग देयर यूथ। क्या होता है इस यूथ वाली जो एज है, पूरा हमारा जो ये ड्यूरेशन होता है, द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एडमायर्ड नॉट फॉर इनर ब्यूटी बट फॉर आउटवर्ड अपीयरेंसेस। ये होता ही है, पोएट ने प्रॉब्ली ये चीज ऑब्जर्व की है, उसको एक्नॉलेज करके वो हमारे आगे प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक प्रॉब्लम आती है, एक एक्सपीरियंस हर कोई गेन करता है कि कहीं ना कहीं इनर ब्यूटी को उतनी वेटेज, उतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती है इन कंपेयर एज कंपेयर टू द आउटवर्ड अपीयरेंस। तो पोएट किस बात पर स्ट्रेस डाल रहे हैं कि आपको इनर ब्यूटी पर ज्यादा फोकस करना है रादर दैन द आउटवर्ड अपीयरेंस, क्योंकि ये तो यार एक दिन सब खत्म हो जाएगा, ओके। But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। अब देखो यहाँ पर एन ग्रेगरी क्या कर रही है, ठीक है। एन ग्रेगरी ने रिप्लाई किया, अपना आर्ग्यूमेंट रखा, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेटिव होने का क्या मतलब होता है कि भाई वो अपने पॉइंट्स रख रही हैं, ठीक है, अपने आइडियाज प्रेजेंट कर रही हैं। थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर वो एजिटेटेड फील कर रही हो, थोड़ा सा एंग्री उन्हें लग रहा हो कि यार ऐसे कैसे ये बोल रहे हैं, तो वो क्या अपने डिफेंस में भी वो क्या फर्दर कंटिन्यू करती है कि ठीक है अगर ऐसा है तो भाई आई कैन गेट अ हेयर डाई, मेरे पास सोल्यूशन है, मैं अपने बालों को कलर करा सकती हूँ, आई कैन चेंज देम, और कोई भी कलर मैं करवा सकती हूँ, चाहे ब्राउन हो, ब्लैक हो। कैरेट इज बेसिकली इंडिकेटिंग रेड या फिर ऑरेंज कलर, ठीक है, मैं कोई भी करा सकती हूँ। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर में लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। तो अगर ऐसा आपका कहना है तो मैं उसी आदमी की अगर बात करूं तो भाई जो बहुत सैड है, दुखी है, वो मुझे मेरी इनर ब्यूटी के लिए ही प्यार करेगा, नॉट माई येलो हेयर। तब तो मेरे येलो हेयर नहीं रहेंगे। तो अगर मैं अपने कलर, अपने हेयर को डाई करा दूं अलग अलग तरह से, तो उस केस में तो भाई मेरी इनर ब्यूटी ही मैटर करेगी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि एन ग्रेगरी किसी भी तरह अगेंस्ट जा रही है पोएट के, बट शी ऑल्सो बिलीव्स कि इनर ब्यूटी मैटर करती है, राइट, वो ऊपर रखती है इनर ब्यूटी को। इन रिस्पॉन्स एन प्रपोजेज अ सोल्यूशन टू द सिचुएशन। अब एन ने यहाँ पर एक सोल्यूशन दिया है, शी सजेस्ट डाइंग हर हेयर। अब डाइंग की स्पेलिंग आप जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है, यहाँ पर DYING मत करना, वो मरने वाला डाई हो जाएगा। डाइंग हर हेयर, कलरिंग हर हेयर, बेसिकली वो कहती है कि मैं ब्लैक, ब्राउन या कैरेट कलर के अपने बाल करवा दूंगी और जैसे ही मेरा अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, होता है ना अगर आप एकदम से हेयर कलर कराओ तो आप फिजिकली भी बिल्कुल अलग दिखने लग जाते हो, तो उसको ये होप है, ये उम्मीद है कि जो ये स्ट्रेस डाला जा रहा है कहीं ना कहीं वो आउटर ब्यूटी वाली चीज को डिमिनिश कर देगी, राइट, ठीक है। To diminish the emphasis on her outer beauty, allowing her to discover a young man who appreciates her inner qualities, और उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा एन के लिए रियल मैन को ढूंढना जो उसकी इनर ब्यूटी को प्रेफरेंस दे, rather than being swayed by her looks, rather than एक ऐसे पर्सन के जो उसके लुक्स से ही बिल्कुल पिघल जाए या आप कहो अट्रैक्ट हो जाए, कैप्टिवेट हो जाए। तो यहाँ पर एन ने एक सोल्यूशन प्रपोज किया है।
राइट। देन द थर्ड स्टैंजा कि भाई इसके बाद यीट्स क्या बोलते हैं, देखो, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट येस्टर नाइट, जैसे येस्टरडे हम बोलते हैं, येस्टर नाइट, प्रीवियस नाइट, declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. तो जिस इंसान को एन ग्रेगरी सोच रही है कि ऐसा भी तो कोई इंसान होगा ही जो अगर मैं अपने बालों को डाई करा लूं तो मेरी इनर ब्यूटी को प्रेफरेंस देगा, तो इसके काउंटर ओपिनियन में क्या देते हैं पोएट, वो बोलते हैं कि देखो मैंने ना एक ओल्ड रिलीजियस मैन की बात सुनी थी कल रात। ओल्ड रिलीजियस मैन समझ लो कोई सेंट हो सकता है, ठीक है, उनकी मैंने बात सुनी थी कल रात ही, उन्होंने डिक्लेयर किया कि उन्होंने एक टेक्स्ट पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी की भी बात बता रहे हैं, पोएट सेज कि भाई उस इंसान ने भी कहीं पर पढ़ा था, एक टेक्स्ट था उनके पास, ये बात प्रूव करने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ गॉड ही है जो आपको आपकी ओरिजिनल सेल्फ, आपकी ओरिजिनल इंडिविजुअलिटी के लिए प्यार करेंगे, एंड नॉट योर येलो हेयर, न कि आपके फिजिकल अपीयरेंस के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब upon hearing Anne Gregory's thoughts, the poet reflects on an encounter with an elderly religious man who asserted a profound truth. अब यहाँ पर एन ग्रेगरी की बात सुनकर पोएट अपने एक इनकाउंटर के बारे में बताते हैं, एक मीटिंग के बारे में बताते हैं, किससे, एक रिलीजियस आदमी से, जिन्होंने एजर्ट किया, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया, कॉन्फिडेंटली एक बहुत ही डीप ट्रूथ उनके सामने रखा। क्या रखा कि भाई उनको एक टेक्स्ट मिला है, एक रिलीजियस बुक जो इस बात का सपोर्ट करती है कि सिर्फ और सिर्फ गॉड ही है जो ट्रूली क्या करते हैं, हमें हमारी ओरिजिनल सेल्फ के लिए प्यार करते हैं, वैल्यूइंग आवर इनर क्वालिटीज, हमारी इनर क्वालिटीज को वैल्यू करते हैं, हम कैसे हैं, हम काइंड हैं, हम जेनरस हैं या नहीं है, कहीं अगर हम सेल्फिश हैं तो डेफिनेटली गॉड हो चाहे कोई भी पॉजिटिविटी वो हमसे हमेशा दूर रहेगी, रादर देन आवर आउटवर्ड अपीयरेंस। अब गॉड के लिए ये मैटर नहीं करता आप दिखने में कैसे हो, आपके ब्लॉन्ड हेयर है नहीं है, ब्लैक है, ब्राउन है, डजंट मैटर एट ऑल। दिस काइंड ऑफ लव द पोएट नोट्स, एंड ऐसा जो लव है ना, पोएट क्या बोलता है, इज यूनिक टू गॉड एंड गोज बियॉन्ड सुपरफिशियल जजमेंट। ऐसा लव जो है इट इज यूनिक, ठीक है, और ये सिर्फ आपको गॉड के ही थ्रू मिलेगा, एकदम सेल्फलेस अनकंडीशनल लव, ठीक है, जिसमें आपसे किसी भी तरह की कोई कंडीशंस नहीं होती हैं। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ गॉड ही आपको ऐसा प्यार कर सकते हैं एंड नो वन एल्स। कोई भी सुपरफिशियल जजमेंट्स नहीं, कोई भी सरफेस लेवल पर कोई जजमेंट्स नहीं, एकदम इन डेप्थ ट्रू आपको प्योर लव जो मिलेगा वो गॉड से मिलेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपको पता चल गया है कि आपका ट्रू लव कहाँ है, ट्रू लव कौन है। अब हम बढ़ते हैं पोएटिक डिवाइसेस की तरफ। तो अगर मैं फर्स्ट स्टैंजा की बात करूं तो इस स्टैंजा में आपको एलिटरेशन मिल जाएगा। अब एलिटरेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, राइट, लेकिन कहां पर, बिगिनिंग में, शुरू में, कॉन्सोनेंट साउंड आपको शुरू में मिल जाता है, उसको हम कहते हैं एलिटरेशन। तो यू योरसेल्फ कहां पर है, देखो आपको मिल जाएगा बहुत आराम से, यू योरसेल्फ, देन योर येलो, तो ये आपके एलिटरेशन के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद आता है मेटाफर। मेटाफर मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन भी किया है अपनी मेजॉरिटी पोएम से रिलेटेड वीडियोस में, मैं फिर से एक बार बताती हूँ। मेटाफर होता है कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, ठीक है, कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है दो अनलाइक चीजों के बीच में। लेकिन अब जैसे यहां पर आप इस पोएम में देखोगे, वॉल को कंपेयर करा है हेयर से, क्या कंपैरिजन हुआ, वॉल टोटली डिफरेंट चीज हो गई, हेयर हमारा बॉडी पार्ट हो गया, लेकिन कुछ तो क्वालिटी दोनों में। हेयर क्या करता है, हमारी एयर को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही वॉल जो है मेन कासल को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस बेसिस पे कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है विदाउट यूजिंग लाइक और एज, ठीक है। कंपैरिजन के लिए हमने ऐसा कुछ भी वर्ड यूज नहीं किया, ना तो लाइक यूज किया, ना ही हमने एज यूज किया। क्लियर, इसको हम मेटाफर बोलते हैं। अब मिलेगा आपको इंजैबमेंट। अब इंजैबमेंट क्या होता है, देखो इंजैबमेंट होता है कि इन केस हमारी लाइन नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो रही है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, और पूरा का पूरा सेंस ही वैसे बन रहा है, ध्यान से देखो, थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर एयर। तो ये अगर आप सीधी एक लाइन में लिखते तो भी आपको मीनिंग पता चल जाता, लेकिन पोएट ने एक रिदम के लिए, एक फ्लो के लिए अलग अलग लाइन्स में इनको ब्रेक करके लिखा है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो ये आपकी इंजैब्ड लाइन्स हो जाती हैं, ठीक है, और इस हम पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं इंजैबमेंट। अगला आता है कॉन्सोनेंस। नाउ व्हाट इज अ कॉन्सोनेंस, आप सोच रहे होगे ये कुछ डिफरेंट है, कुछ नया है। देखो
कॉन्सोनेंस होता है रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है, देखो कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस होता है रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब आप बोलोगे मैम वो तो एलिटरेशन भी होता है, तो कॉन्सोनेंस और एलिटरेशन में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो कॉन्सोनेंस में जो रिपीटिशन है वो कहीं भी आ सकता है, फ्रंट में हो सकता है, मिडिल में कहीं हो सकता है, या लास्ट में कहीं हो सकता है, लेकिन एलिटरेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ड की बिगिनिंग में ही मिलेगा, दैट इज इट। आप कह सकते हो कि ये एलिटरेशन जो है एक टाइप का कॉन्सोनेंस ही है, ठीक है, ये कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल भी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो अगर देखो कॉन्सोनेंस के मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। फॉर एग्जांपल नेवर में देखो र है, कॉन्सोनेंट साउंड है र, तो यहां पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद थ्रोन, र यहां पर है, इनटू डिस्पेयर यहां लास्ट में आ रहा है, बाय दोज ग्रेट, र यहां पर है, हनी कलर्ड, र यहां पर है, रैम पार्ट्स, एट योर, योर, ठीक है, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो र देखो अब बहुत ज्यादा यूज हुआ है, र साउंड आपको रेपिटेडली मिलेगा, कहीं ना कहीं एक आपको बहुत अच्छा ट्यून सा लग रहा है, सॉन्ग रिदम बन रहा है एक, बिल्कुल उसके लिए स्पेसिफिकली हमारे ये पोएटिक डिवाइसेस यूज होते हैं। क्लियर है? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्सोनेंस। तो अगर अब मैं अपने नेक्स्ट स्टैंजा की बात करूं तो यहां पर आपको एलिटरेशन मिलेगा, सेट सच, ब्राउन ब्लैक, मे मी माई सेल्फ, ठीक है, ये तो वही हो गया ना बिल्कुल सलमान खान वाला, आई मी माई सेल्फ, तो मे मी माई सेल्फ यहां पर हमें मिल गया है एलिटरेशन, म रिपीट हो रहा है। इंजैबमेंट आपको यहां भी मिल जाएगा, देखो ये दो लाइंस में आपको इंजैबमेंट देखने मिल रहा है, ठीक है, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर में लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। तो ये पूरा सिंगल लाइन में जा सकता था अगर आप स्ट्रेच करोगे वहां से, लेकिन अलग अलग लाइंस में डाला हुआ है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंजैबमेंट। एंड यस ऑफ कोर्स राइम स्कीम की अगर हम बात करें, तीनों ही स्टैंजा में अगर आप राइम स्कीम देखोगे, राइम स्कीम हम कैसे पहचानते हैं, देखो लास्ट का जो वर्ड है उसको जरा जोर से आप लोग बोले, डाई, देयर, कैरेट, डिस्पेयर, तो देयर एंड डिस्पेयर, तो देखो ये राइम कर रहा है। अभी यहाँ डाई के आगे हम ए लिख देते हैं, देयर के लिए हम बी लिख देते हैं, क्योंकि आपस में ये राइम नहीं कर रहे। कैरेट भी राइम नहीं कर रहा है इससे, तो सी हो गया। डिस्पेयर राइम कर रहा है देयर के साथ, तो ये बी हो जाता है। अलोन किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है, तो ये डी हो जाता है। हेयर राइम कर रहा है डिस्पेयर के साथ यानी बी के साथ, तो ये बी हो जाता है। सो आपका राइम स्कीम हो जाता है ए बी सी बी डी बी, और आप सारे स्टैंजाज में चेक करोगे तो आपको यही राइम स्कीम मिलेगी। क्लियर? थर्ड स्टैंजा की अगर हम बात करें तो एलिटरेशन यहां पर है, ही, हैड, यू, योरसेल्फ, योर, येलो, इस तरह से। इंजैबमेंट आपको मिल जाएगा, देखो यहां पर ये तीनों ही लाइंस इंजैब्ड है। क्लियर? ये वाली लाइन भी आपको इंजैब्ड मिलेगी। एनाफोरा आपके पास इस स्टैंजा में और मिलेगा ना। व्हाट इज एनाफोरा? एनाफोरा होता है जब आपके फर्स्ट वर्ड्स, आपके कुछ इनिशियल कुछ भी लाइंस हो गई, मोर देन 2 to 3 लाइंस, ठीक है, एक लाइन में नहीं, 2 से ज्यादा लाइंस में अगर फर्स्ट वर्ड आपका रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखो दैट है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। क्लियर? ये है एनाफोरा का एग्जाम्पल। सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोएम की थी। अगर आपको कोई और मिलती है लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अब हम बढ़ेंगे सीधा PYQs की तरफ। ओके तो देखो मैंने जैसा कि आपको कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि भाई इस चैप्टर से आपके पास RTCs बनते हैं। पोएम से आप लोग थोड़ा सा ज्यादा प्रिपरेशन करेंगे अपने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की, तो एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। विल डू सम शॉर्ट आंसर टाइप एज वेल। तो ये आपका एक्सट्रैक्ट है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, ये आपका एन ग्रेगरी का जो रिप्लाई था ये उस पर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द पोएट्स टोन इन द एक्सट्रैक्ट, कि भाई पोएट का टोन क्या है इस एक्सट्रैक्ट में। लिखी तो पोएट ने ही है ना, भले ही वो रिप्लाई एन ग्रेगरी का हमें प्रेजेंट किया गया है, बट रिटन ये लिखी किसने, बेसिकली हमारे पोएट्स ने। क्लियर? तो अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, थॉटफुल, अथॉरिटेटिव, एजिटेटेड, इंसल्टिंग, आर्ग्यूमेंटेटिव। ये 5 हमको वर्ड्स दिए टोन के फॉर्म में। अब हमें सिलेक्ट करना है कि ABCD इन चारों में से कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है। तो अगर देखो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एलिमिनेट करना है। सबसे पहले जो चीजें नहीं आप वो हटाते जाओ। देखो इंसल्टिंग तो कुछ भी नहीं था, हमने पूरी पोएम पढ़ा, कहीं पर किसी की इंसल्ट नहीं हो रही है। सो फोर्थ वाला तो टोटली रॉन्ग है। अब जहां जहां फोर्थ आता है वो हमें हटाना पड़ेगा। तो 2 ऑप्शंस तो हमारे हट गए। अब हमारे पास ऑप्शन है B and D, ठीक है। उसके बाद थॉटफुल भी नहीं आएगा, चलो थॉटफुल तो हमारा होगा ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो
राइट देखो थॉटफुल हमारा नहीं हो सकता। थॉटफुल का क्या मतलब है कि भाई कोई बहुत प्लानिंग के साथ सोच के कुछ आपको जवाब दे रहा है या कुछ भी ऐसी चीजें बता रहा है, थॉटफुल, राइट। अब यहां पर अगर आप रिप्लाई देखोगे तो एन ग्रेगरी सेज की तो क्या हो गया, मैं कलर करा दूंगी एज इफ इट्स अ बिग डील, ऐसा कुछ, राइट। तो ये थॉटफुल नहीं है, तो फर्स्ट वाला भी हमारा इरेज हो जाता है यहां से। अब आप देखो हमारा अगले आंसर बचा क्या है, बी 3 and 5। तो थर्ड है एजिटेटेड, फिफ्थ है आर्ग्यूमेंटेटिव। तो आर्ग्यूमेंटेटिव तो यार ये था ही पूरी पोएम में, बिकॉज हर कोई अपने पॉइंट्स रख रहा था। सो द करेक्ट आंसर इज बी। एजिटेटेड हम कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा वरिड है बंदा, एंग्शियस है, एंग्री है, तो ये तो है ही, ठीक है। सच्चे प्यार की तलाश हो रही है भाई, कैसे नहीं होगा एंग्शियस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट कॉजेज द यंग मैन टू डिस्पेयर अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। अगर हम इस एक्सट्रैक्ट को पढ़े तो भाई ये डिस्पेयर वाली जो बात है, यूजुअली क्या होता है, यंग मैन जो है वो सैडनेस में क्यों चले जाते हैं, बहुत ही सिंपल भाई, बीइंग होपलेसली इन लव, बिल्कुल देवदास बनते हैं एकदम सैडनेस में। क्यों, होपलेसली वो प्यार में पड़ जाते हैं, एंड डेफिनेटली वहां से डिस्पेयर की जो फीलिंग है वो आनी ही आनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द एनालॉजी अबाउट द स्पीकर्स हेयर। अब एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास आते हैं एग्जाम में। एनालॉजी होता है बेसिकली रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप का मतलब मेरा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कोई आपको लव एडवाइस दे रही हूँ, वर्ड्स के बीच का रिलेशन हमें ढूंढना है, थोड़ा सा आप उस जोन से बाहर आ जाओ, ठीक है। येलो ब्लॉन्ड, तो अब यहां देखो येलो और ब्लॉन्ड के बीच में रिलेशन क्या है, तो हमें बेसिकली ब्लॉन्ड के इस वर्ड का मीनिंग दिया गया है कि ये कलर है कौन सा एग्जैक्ट। तो अगर कैरेट है तो इसके लिए कौन सा आप कलर दोगे, मैं पोएम में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और अदरवाइज भी बहुत इजी सा है। आप यहाँ पर लिख सकते हो आइदर रेड या आप ऑरेंज भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि कैरेट में कई बार बहुत ज्यादा रेड हम कलर देखते हैं, कई बार एक ऑरेंज शेड भी हमें देखने मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द वर्ड सेट इज यूज्ड इन द सिमिलर मैनर एज लाइन 2 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। क्या क्वेश्चन है कि भाई हमको सेंटेंस ढूंढना है। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सिंपल। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, आपको वो सेंटेंस सिलेक्ट करना है जिसमें सेट वर्ड का बिल्कुल वैसा यूज हुआ है जैसा कि हमारे इस एक्सट्रैक्ट में। सबसे पहले आप सेंटेंसेस मत पढ़ो, आप पहले एक्सट्रैक्ट पर पढ़ो कि सेट का यूज क्या है। यहां देखो, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, कि भाई मैं क्या करूंगी, एक अपने बालों को डाई करवा लूंगी, कलर करा लूंगी, और एक ऐसा कलर वहां पर सेट करवाऊंगी, लगवाऊंगी बेसिकली, है ना। ऐसा कुछ है कि कुछ तो मुझे अपने हेयर कलर चेंज करना है, सेट करना है, ओके। आई वॉन्ट टू सेट हिम अप एंड गेट माई वर्क डन दिस टाइम। अब आप एग्जाम्पल्स पढ़ो, जो भी आपको सेंटेंसेस दिए वहां पर आप देखो सेट का क्या क्या यूज है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाला, आई वॉन्ट टू सेट हिम अप एंड गेट माई वर्क डन दिस टाइम, कि मैं उसको सेट करना चाहता हूँ, किसी भी तरह उसका काम वाम सारा फिक्स करके प्लान करके मैं रखना चाहता हूँ ताकि मेरा काम हो जाए। तो यहाँ पर सेट हिम अप ऐसे यूज हुआ है। डू यू हैव अनदर सेट ऑफ द बुक्स, क्या तुम्हारे पास दूसरा बुक्स का सेट है, तो यार ये तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सेट इज बेसिकली दैट कंप्लीट पाइल एंड कलेक्शन, राइट। तो बी हट गया। द डेजर्ट नीड्स टू सेट फॉर 2 hours बिफोर बीइंग सर्व्ड, ओके। डिजर्ट जो है हमारा मीठा जो हम खा रहे हैं उसको 2 घंटे तक हमें सेट करना पड़ेगा। अब आप रिलेट करो कि अगर आप डाई करा रहे हो तो बालों को भी तो इसी तरह से थोड़ी देर के लिए सेट करना पड़ता है जैसे कि डिजर्ट को, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठ रहा है, ओके। द सेट फॉर द स्कूल प्ले लुक्ड क्वाइट ग्रैंड। अब यहां पर जिस सेट की बात हो रही है वो हो रही है स्टेज की बात, ठीक है, कि भाई जहां पर स्कूल का प्ले होने वाला है वो जो सेट है पूरा वो काफी ग्रैंड लग रहा है, सेटअप, राइट। स्टूडियो ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बच जाता है, सी एंड डी। और यहाँ पे सेट हिम अप का मतलब तो यही हो गया ना कि हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, कि भाई मुझे उसको किसी तरह प्रिपेयर करना है, सारी चीजें उसको देनी है ताकि मेरा काम हो जाए। तो ये वाला भी सेट हिम अप नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, द डिजर्ट नीड्स टू सेट फॉर 2 hours। तो भाई डिजर्ट को 2 घंटे तक सेट होना पड़ेगा बिफोर बीइंग सर्व्ड, सबको सर्व करने से पहले। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर है, ये आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब आता है हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि भाई अगर इस तरह से क्वेश्चन आया, आपको कोई ऑप्शंस नहीं रहेंगे इसमें, खुद से आंसर लिखना होगा। हाउ इज गॉड्स लव डिफरेंट फ्रॉम द लव ऑफ यंग लवर्स। बहुत ही थीम बेस्ड क्वेश्चन है इस पूरी पोएम का, कि भाई कैसे गॉड का जो लव है वो डिफरेंट है यंग लवर्स के लव से। कैसे डिफरेंट है भाई, ये तो बहुत सिंपल है, कुछ कीवर्ड्स हैं आपके बहुत सिंपल से, कि भाई जो गॉड का लव है वो एब्सोल्यूट है, ठीक है, अनकंडीशनल है, आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको वही वर्ड्स लिखने हैं जो मैं लिख रही हूँ, आप कुछ सिनोनिम्स और इजी वाले डाल सकते हो। अनकंडीशनल लव होता है, ठीक है,
आप लिख सकते हो कि भाई उनका लव सेल्फलेस होता है गॉड का, ठीक है, लेकिन यंग लवर्स का ऐसा नहीं होता, ये इनर ब्यूटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इन कंपैरिजन टू द यंग लव, भाई जो क्या करते हैं फिजिकल अपीयरेंस को वेटेज देते हैं। सो गॉड्स लव इज सुपीरियर टू ऑल, गॉड का जो लव है वो सबसे ऊपर है ऑल अदर लव, बाकी हर तरह के जो हम लव की डेफिनेशन देते हैं उससे सबसे सुपीरियर है, एज इट इज एब्सोल्यूट। आप एब्सोल्यूट की जगह अनकंडीशनल भी लिख सकते हो। इट इज नॉट लाइक द लव ऑफ यंग पीपल, यंग पीपल के प्यार जैसा नहीं है जो फिजिकल अपीयरेंस के पीछे भागते हैं, बट फेवर्स द इंटरनल ब्यूटी। ये जो गॉड के थ्रू जो लव हमें मिलता है वो इंटरनल ब्यूटी को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगला देखते हैं, व्हाट डज द पोएट मीन बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। तो देखो ये तो बहुत इजी है, क्या था इसका मतलब, दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, किसकी बात हो रही थी, एन ग्रेगरी के ब्लॉन्ड हेयर की जो प्रोटेक्ट कर रहे थे उसके ईयर को। क्लियर। रैम्पार्ट्स हियर मीन्स दैट pretty yellow hair of Anne and her outer beauty that hides who she really is inside। ठीक है, तो जैसे रैम्पार्ट्स प्रॉपर वॉल को प्रोटेक्शन देते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो आउटर ब्यूटी है ये एन ग्रेगरी की इनर ब्यूटी को हाइड कर देती है। इट इज लाइक अ वॉल दैट स्टॉप्स पीपल फ्रॉम सीइंग हर ट्रू सेल्फ। ये एक तरह से वॉल का काम कर रहे हैं, जो उसके ब्लॉन्ड हेयर को देख के ही बस अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो उसकी इनर ब्यूटी देख ही नहीं पा रहे हैं। कि इनर ब्यूटी की अगर डेफिनेशन दी जाए तो क्या एन ग्रेगरी उसमें फिट होती है, ये सब कोई नहीं देखना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ उसके फिजिकल अपीयरेंस की ही यहाँ पर वेटेज लोग दे देते हैं। मेकिंग देम ओनली नोटिस हाउ शी लुक्स ऑन द आउटसाइड। क्लियर, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको बस याद रखना है कि इनर ब्यूटी की वेटेज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल ब्यूटी। अब इस पूरी पोएम में हमें एक चीज कंफ्यूज करती है कि भाई एन का क्या व्यू है, वो क्या सोचती है एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में, क्या मानना है एन ग्रेगरी का। सो एन डजंट थिंक दैट एक्सटर्नल ब्यूटी इज इंपॉर्टेंट, तो एन का भी यही मानना है कि एक्सटर्नल ब्यूटी इतनी इंपॉर्टेंट होती है एंड शी वांट्स पीपल टू लव हर फॉर हु शी इज ऑन द इनसाइड। एंड वो भी यही चाहती है कि भाई अगर कोई उससे प्यार करे तो उसकी इनर ब्यूटी के लिए करे, अदरवाइज दूर ही रहे। ठीक है। शी सेज दैट हर प्रिटी हेयर व्हिच मेनी मेन लाइक कैन बी चेंज्ड। तो जैसे ही पोएट ने बोला था कि भाई तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई रियल प्यार करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे बालों की वजह से तुम्हारी तरफ आते हैं सब लोग। तो यहाँ पर वो उसको काउंटर अटैक करती है सीधा बोलकर कि ठीक है कि मैं अपने बालों का कलर चेंज कर लूंगी जो बाकी लोगों को पसंद है, और उस केस में मेरे पास फिल्टर होके पता चल जाएगा कि कौन जेन्युइनली, है ना, एक तरह से कहा जाए कि कौन समझता है मेरी इनर ब्यूटी को। This means Anne believes that outer beauty can be changed। और यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं एन को लगता है कि आउटर ब्यूटी को हम चेंज कर सकते हैं। एंड what really matters is who you are inside। और अल्टीमेटली क्या मैटर करता है कि आप अंदर से इंसान कैसे हो, क्या आप काइंड हो, आप जेनरस हो, डिलिजेंट हो या नहीं हो। These qualities matter and not just the physical beauty। सो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको लाइफ लेसन के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड वे में भी ये समझ में आया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।